हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का पार्ट 3 लेकर के आ गए हैं। पार्ट 2 तक का वीडियो बना हुआ है, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अभी करवाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से अधिकतर क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं। तो जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है सबको ध्यानपूर्वक आप लोग को समझ करके और दिमाग में रखना है। तो आज हम लोग पार्ट 3 लेकर के आ गए। पार्ट 2 का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 39 से आया है, ठीक है, 38 तक का बना हुआ है। तो 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो किसी भारी परमाणु के, कोई भी परमाणु है, ठीक है, किसी नाभिक का लगभग दो समान आकार वाले तत्वों के नाभिक में टूट जाने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब कोई बड़ा परमाणु है और बड़ा परमाणु छोटा छोटा आकार में क्या करेगा, टूट गया, ठीक है ना, छोटा छोटा आकार में टूट गया, तो वही टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब ही टूटना, ठीक है, तो वह आपका हो गया नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 40 है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे नाभिकीय विखंडन था, देखिए दोनों देखने में लग रहा है कि वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग होता है उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है और वो ऊर्जा हम लोग को लेना है, तो उस लेने के लिए जो जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जैसे भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बमवर्वित होते हैं। तो ये हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। बड़ा नाभिक रहेगा और नाभिक को पटकेंगे या नाभिक को अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे या रेडियो सक्रिय तत्व या यूरेनियम या प्लूटोनियम तथा थोरियम, ये सब जो भारी परमाणु है ये निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा बमवर्वित होते हैं। न्यूट्रॉन के द्वारा इसको विस्फोट कराया जाता है, तो ये हल्के हल्के नाभिक में टूट जाते हैं। तो जो हल्के हल्के नाभिक में टूटेंगे तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलेगा, विशाल मात्रा में ऊर्जा, भले छोटा लेकिन ऊर्जा बहुत मात्रा में निकलता है। तो यही होता है मेरा नाभिकीय विखंडन, और जो इस प्रक्रिया को अपना रहा वो होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41। अवतल दर्पण के दो उपयोग बताना है। तो आप लोग को पता ही होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या हो जाएगा, डॉक्टरों द्वारा नाक, कान और गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। डॉक्टर क्या करता है, नाक में या गला में कोई चीज़ फंस गया हो तो उसको देखने के लिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। या गला के नीचे अंदर फंस गया तो उसमें देखते हैं कुछ पाइप हल्का डाल कर चेक करता है। तो वो क्या से चेक करता है, तो जो वो लगा होता है दर्पण वो अवतल दर्पण ही होता है, ताकि छोटा अंग जो रहे ना उसको बड़ा करके दिखा दे। क्योंकि अवतल दर्पण का तो खासियत ही कि छोटा को बड़ा करके दिखाएगा, तो बड़ा करके दिखाएगा तो आराम से पता चल जाएगा। या इसका दूसरा है कि हजामती दर्पण, यानी कि जहाँ पे सैलून होता है तो हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे मतलब सैलून वगैरह वहाँ पे अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल लोकल एरिया में सैलून जो होते हैं वो समतल दर्पण का प्रयोग होता है, जितना बड़ा मेरा फेस है उतना ही बड़ा दिखाई देता है। तो सैलून में अक्सर हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ताकि सीधा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बने, तो दिक्कत बिल्कुल भी ना हो देखने में। ना एक मतलब दाढ़ी बना रहे हैं तो उससे बाल वगैरह भी अगर छूटा रहेगा तो आईना में पता चल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत विभव की परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रक दे। तो विद्युत विभव क्या कहते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। एकांक धन आवेश मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव है, और एक मिनट यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चीज़ है और यहाँ से अनंत तक, तो यहाँ मान लीजिए एक अनंत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। बोल रहे हैं ना, एकांक धन आवेश, जैसे में एकांक मतलब इसमें एक है, यही समझ लीजिए कि इसमें एक लगा हुआ है। तो एकांक मतलब एक समझना, एकांक धन आवेश से एकांक धन आवेश को अनंत तक, ये आपका अनंत है, तो अनंत तक लाने में जो कार्य किया गया इसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ध्यान में रखिएगा, एसआई मात्रक जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में एसआई मात्रक तो पक्का देता है। ऑब्जेक्टिव में तो 100% है कि अब एसआई मार्क देगा। अब ऐसा नहीं कि वोल्ट का मतलब विद्युत विभव का ही एसआई मात्रक दे, एसआई मात्रक प्रतिरोध का भी दे सकता है, प्रतिरोधकता का भी दे सकता है, विद्युत विभव का भी दे सकता है, बहुत तरह का दे सकता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन 43, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? अगर है तो कारण बताएं। तो नहीं, यहाँ पे आंसर लिखा है कि नहीं, नहीं जी। और एक मिनट बोल रहा है कि नहीं, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है। काहे नहीं भाई नवीकरणीय? आखिर नवीकरणीय काहे नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय स्रोत इस वजह से है क्योंकि इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनके समाप्त हो जाने पर इन्हें तुरंत निर्मित नहीं किया जा सकता। तो जिसको बनने में काफ़ी समय लगता है और वो जल्दी से प्राप्त नहीं हो सकता तो उसको हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, तो सूर्य का धूप अगर आज ले ली तो कल तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य खत्म नहीं होगा, उसका लाइट खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को तुरंत मिल जाएगा। जल है, हवा है, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर कोयला जहाँ जला के ख़त्म कर दिए तो कोयला को बनने में बहुत करोड़ों वर्ष लगता है, तब जाकर के कोयला निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरणीय न होकर के अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ओम के नियम को लिखे। ओम के नियम क्या कहता है? ओम के नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर चीज़ है, वायर है, अगर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो चालक के सिरों के बीच, तो ई चालक और ई चालक, ये दोनों चालक के जो सिरा हुआ, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा के बीच में जो विभवांतर होगा, जो वोल्ट होगा, किसके? विद्युत धारा के समानुपाती होगा। अगर विद्युत धारा जितना से आ रहा है तो उसका विभवांतर भी है उतना ही दिखाएगा। ठीक है ना? तो यही होता है ओम का नियम, जो आपको सूत्र यहाँ पे दिया गया है कि ओम के नियम मतलब V बराबर I R। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो सिर्फ और सिर्फ दृष्टि दोष आपसे पूछ रहा है। तो दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के देखने की क्षमता कम हो जाती है। आँख में कोई चीज़ दोष होने लगेगा। अगर आँख से अगर क्लियर बिना चश्मा का देख ले रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि आपका आँख बिल्कुल सही है, 6/6 है। ठीक है, हाँ, आँख चेक होता है ना, तो वहाँ पे 6/6 रहेगा तो पूरा बिल्कुल आँख सही रहता है। तो दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के देखने की क्षमता कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जिससे वस्तु धुंधली दिखाई पड़ने लगती है। वही क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। तो दृष्टि दोष में आँख में गड़बड़ी होना ही दृष्टि दोष है। सिंपल आँख में कोई भी चीज़ का गड़बड़ी हो गया वो दृष्टि दोष है। ठीक है, तो ये जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है भाई? पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इसका प्रकार और दृष्टि दोष पूछा था। अगर इसके बारे में क्वेश्चन, ये मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है। अगर यही क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में दे दे तो दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, और यही 6 नंबर में दे तो आपको दृष्टि दोष के बारे में लिखना है, फिर निकट दृष्टि दोष के भी बारे में लिखना है, दूर दृष्टि दोष के बारे में, जरा दृष्टि, मतलब चारों के बारे में आप लोग को डिटेल से लिखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछेगा 6 नंबर में होगा तो कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण चाहे इसके कारण तथा निवारण के उपाय को बताएं। तब वहाँ पे कारण और निवारण जैसे ही पूछेगा तो उसका फोटो भी पाड़ना है कि कारण में क्या हो रहा है, कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ये सब आप लोग को बताना पड़ेगा, तब जाकर के 6 नंबर मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर का था तो 2 नंबर जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? देखते हैं, सूर्य जब उगता है तो हम लोग को लाल दिखाई देता है। तो आखिर लाल क्यों दिखाई देता है सूर्योदय के समय? आखिर सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लिखेंगे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के निकट होता है। क्षैतिज मतलब समझते हैं ना, कि एकदम दूर रहे, नीचे टाइप का। लंबवत के मतलब खड़ा, जैसे में घर आप लोग का बिल्डिंग होता है जो वो खड़ा होता है, और नीचे जो रोड है ना, तो रोड जो सीधे वो क्षैतिज है। रोड खड़ा नहीं है ना, रोड एक तरह से क्षैतिज है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सूर्य जो सुबह में होता है, तो सुबह का सूर्य जो होता है वो क्षितिज यानी क्षैतिज के समीप, मतलब काफ़ी दूर होता है। सूर्य की किरणें को हम तक पहुँचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजर कर होना पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा मोटा परत है। वायुमंडल में ओजोन है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है, बहुत सारे मंडल को पार करके हम लोग के पास आना होता है। तो इस कारण क्या होता है कि नीले और कम तरंगदैर्ध्य का अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है।
तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम रहेगा तो वो उधर ही खत्म हो जाता है। जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, इस सब का तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, तो इस सब का तरंग दैर्ध्य कम रहने की वजह से उस सब रास्ता में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दूर सफर करना होता है ना, तो वो उधर ही खत्म हो जाता है। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी आंखों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है, जो कि लाल है। लाल का तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका लाइट जो है हमारे आँख तक पहुँच पाता है, बाकी सब कलर उधर ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? आखिर विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसें क्यों भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरने का कारण भी होगा, तो कारण पढ़िए। बिजली के बल्ब में बारीक तार की ऐंठी हुई कुंडलित होती है। बारीक तार का मतलब छुए या टूट गया, क्षण भंगुर जिसको बोलते हैं, कि क्षण भर में छुए और फटाक से टूट गया, उसी को बोलते हैं। तो जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है, अब तो खैर बल्ब 9 वाट का आ गया, तो अब तो बल्ब ऐसा मिलता ही नहीं है, अब कम ही मिलता है। जिस पे रवि का एक बल्ब मिलता था, उसमें देखिए ना फिलामेंट टेढ़ा टाइप का लगा होता है ना। देखिए यहाँ पे बल्ब का चित्र में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए ये बल्ब है, इसमें बल्ब में आपको फिलामेंट दिख रहा है ना, यही वाला बल्ब का बात हो रहा है। तो ये बल्ब तो खैर बहुत ही कम मिलता है, ये वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा 100 वाट का होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बिजली की खपत हो जाती है। तो बिजली के बल्ब में बारीक तार की ऐंठी कुंडलित होती है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कहें तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी फिलामेंट में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब हमें प्रकाश मिलता है। जब फिलामेंट जलता तभी लाइट आता है। लेकिन इसका कारण समझिए, यदि फिलामेंट से हवा के माध्यम में धारा प्रवाहित कराई जाए तो यह फिलामेंट हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। जैसे ही इसके अंदर अगर हवा जाएगा, तो हवा मतलब ऑक्सीजन जैसे अगर इसमें रहेगा ना, तो ऑक्सीजन रहने की वजह से क्षणभंगुर तो वही ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ना, वो जो फिलामेंट होगा और एक बैग धुआं दे करके बुझ जाएगा। कभी कभी देखते हैं न्यू बल्ब लाते होंगे तो घर में लगाते ही ना, उसमें धुआं भर जाता है, और धुआं भर को फ्यूज हो गया, वो काम खत्म। तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन भरा हुआ, तो ऑक्सीजन रहने की वजह से वो बल्ब काम करेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ पे बल्ब की हवा को निकाल कर वहाँ पे कौन सी गैस भर दिया जाता है? निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो ये आप लोग को सिद्ध तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे तो हम खड़े भी समझा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जा करके आप इस लिंक पे क्लिक करके इसका पूरा डिटेल से वीडियो आप उस पर जा करके देख सकते हैं। इसी चैनल पे और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएंगे। आप लोग लिंक पे क्लिक करके अवतल दर्पण में जो सिद्ध करना है दर्पण सूत्र, ये वाला आप लोग जरूर सिद्ध करें। ये आपका दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र को जरूर सिद्ध करें और लेंस सूत्र को भी सिद्ध करना है। तो पहले दर्पण सूत्र, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग को लिंक नीचे मिल जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ जो मिल रहा है ये सब पार्ट, ये सब बिल्कुल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे है उसी प्रकार से यहाँ पे समझाएंगे, तो समझ में तो आप लोग को आएगा नहीं, तो वीडियो आप लोग जरूर वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 49। भूमिगत जल के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें। तो भूमिगत जल के लाभ क्या है? तो भूमिगत मतलब नीचे, जो जमीन के नीचे जल, उससे हम लोग को लाभ क्या है? तो लाभ यही है कि भूमिगत जल अत्यधिक स्वच्छ होता है और प्रयोग सीधे किया जा सकता है। देखते हैं भूमि के नीचे जो जल होता है, जो चापाकल का वगैरह से चापाकल के हेल्प से जो हम लोग पानी निकालते हैं, वो साफ होता है ना, बिल्कुल पीने लायक, बिल्कुल क्या वही पीते ही हैं, तो वो बिल्कुल साफ भी होता है और सीधे हम लोग ऊपर लिया तो उसमें कुछ भार है, हैंडल चापिए पानी निकलेगा, कुछ भार नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग को लाभ हो रहा है ना, क्योंकि जल ही तो जीवन है, तो लाभ हो रहा है। दूसरा सॉरी अरे भाई, भूमिगत जल भूमि के नीचे पाया जाता है एवं इस पर वाष्पीकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भूमिगत जल दम जमीन के नीचे है, तो कितना भी धूप आएगा तो धूप आने की वजह से ऊपर का तो पानी सूख जाएगा, लेकिन नीचे जो भूमि में जो होता है उसका पानी नहीं सूखेगा। अब बोलोगे कि गर्मी में तो पानी का ही दिक्कत होता है, तो गर्मी में दिक्कत इस वजह से होता है क्योंकि गड्ढा में जो पानी, अगर आहरी पोखरा चाहे जहाँ पे भी नदी में पानी है, तो वही पानी तो रिश्ते रिश्ते धीरे नीचे जाता है। जमीन के सतह में जो नीचे हम लोग को पानी चाहिए वही नीचे चला जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में अक्सर सब नहर सूखा हुआ रहता है, तो नीचे पानी जाएगा कहाँ से? उपयोग हो रहा है लेकिन नीचे पानी जा नहीं रहा है, तो पानी कहीं ना कहीं खत्म होगा, तो इस वजह से गर्मी में दिक्कत हो जाता है। तो यही था भूमिगत जल के किन्हीं 2 लाभ। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। आप लोग को लग रहा हो कि बाप रे बाप ये क्वेश्चन इतना छोटा और इसका आंसर इतना बड़ा है। हाँ, इतना बड़ा नहीं, आप लोग को क्लास में अगर लिखवाया भी गया होगा तो बिल्कुल छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे इस वजह से लिखवाया गया कि इसको पढ़ लेंगे ना, बड़ा चीज़ को पढ़ने में बहुत आसानी होता है, क्योंकि बड़ा चीज़ को जितना ही पढ़ के याद करोगे वो बिल्कुल ईजी हो जाता है, ताकि वो पूरा लैंग्वेज तोड़ के लिखा होता है ना, तो अपना भाषा में लिखा होता है। तो देखिए इसको पढ़िए, बिल्कुल अच्छा से याद हो जाएगा। भले देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा है, लेकिन देखिए कितना ईजी वे में इसको समझाया गया है। बोल रहा था कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। आखिर पीतल या तांबा के बर्तन है तो उसमें दही या खट्टा चीज़ को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्यों, समझिए। पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे और दही पदार्थ जैसे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि इनमें मौजूद अम्ल, जैसे कि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, कई खट्टा चीज़ में लैक्टिक साइट्रिक यही सब तो होगा, यही सब अम्ल होता है, तो धातु के साथ प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि वो धातु के साथ रिएक्शन ही करता है। खट्टा चीज़ जो होगा धातु के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद वो क्या करता है, जिससे हानिकारक विषैले धातु एवं लवण बनाते हैं। अब लवण बनाएगा विषैला धातु, क्योंकि धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो वो तो अपना धातु का गुण भी तो छोड़ेगा वहाँ पे, तो हम लोग के लिए हानिकारक बनाएगा। और क्या करता है कि जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब जहर हो जाता है, यानी कि जो खाना है वो जहर हो जाता है। अब बोलो कि जहर कैसे हो जाता है, कभी कभी तो हम देखते हैं कि पीतल के बर्तन में रख दे, खा लिए तो जहर नहीं बना। अरे जहर कहने का मतलब होगा कि वो आप लोग को कभी ना कभी हानि करेगा। अगर डेली आप वैसा ही भोजन का प्रयोग करते रहेंगे तो आप बीमार जल्द पड़ जाएंगे, लेकिन एक दिन करेंगे तो वो बीमार थोड़े पड़ेंगे, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। समझ में आ गया बात ना। तो फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाएगा, और यह प्रतिक्रिया बर्तन को खराब कर सकती है और भोजन को तो दूषित करेगी ही, जिससे भोजन जहरीली हो जाती है। तो देखिए एक बार आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल लीजिए, एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तो अच्छा से इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा क्या है। आखिर भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। भू मतलब धरती, या तापी मतलब टेम्परेचर, जो धरती के अंदर से टेम्परेचर आ रहा होगा उसी को तो कहेंगे। तो यहाँ पे है कि जब भूमिगत पानी गर्म क्षेत्र के संपर्क में आता है, जब भूमिगत जो जमीन के अंदर जो पानी है जैसे ही गर्म वाले क्षेत्र के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होने लगता है, वहाँ से इवापोरेशन की क्रिया होगा। कभी कभी उस क्षेत्र में पानी, गर्म पानी के निकास पृथ्वी की सतह पर भी निकलते हैं। अब बोले कि कहाँ से निकलता है, तो देखें कभी कभी गर्म झरना वाला पानी एकदम गर्म, जैसे में राजगीर में जाएंगे तो वहाँ पे गर्म वाला पानी है, ताकि वो गर्म कहाँ से आ रहा है, ऐसा थोड़ी कि कोई आग में से पानी गर्म करके उस पर उछलते जा रहा है, ऐसा नहीं ना होता है, वो रेगुलर गर्म पानी होता रहता है। तो क्यों होता है, वही भूतापीय ऊर्जा का वो कारण है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे, जिससे गर्म झरना या स्रोत कहते हैं। चट्टानों में फंसी वाष्प, क्या लिखा हुआ से होकर टरबाइन तक, माने वाष्प पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है और विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस वाष्प को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और वहाँ से जो वाष्प बनता है वो वाष्प एकदम ज़्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा, तो वाष्प को एक पाइप के द्वारा भेज करके आप विद्युत उत्पादन करने में भी हेल्प हो जाए, क्योंकि वाष्प सबसे ताकतवर होता है। पहले देखते ट्रेन जो चलता था तो ट्रेन वाष्प इंजन पहले होता था, वाष्प इंजन। तो वाष्प कैसे होता था, कोयला से चलता था। तो कोयला से क्या आग से होता था, कोयला जब जलता था तो उससे वाष्प बनता था, भाप बनता था, और वही भाप की वजह से वो प्रेशर बना करके ट्रेन को धक्का देता था। तो सोचिए वाष्प में कितना ताकत है, वाष्प में बहुत ताकत है, ठीक है। तो यही होता है आपको भूतापीय, एक बार बढ़िया से आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा। कोई भी चालक है, कोई भी वायर है, तो वो वायर किस किस बात पर निर्भर करेगा। अगर तार लंबा भी कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे दिक्कत होगा ही। तो यहाँ पे क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करेगा। पहला, तार की लंबाई पे, तार अगर लंबा करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज कुछ ना कुछ तो कम या ज़्यादा तो होगा ही, ठीक है। तार की मोटाई पर, अगर तार ज़्यादा मोटा करेंगे तो भी वोल्टेज खपत होगा। तो चालक का प्रतिरोध हो रहा है ना, प्रतिरोध का मतलब ही होगा कि जो चालक जा रहा है उसको जो विरोध करता है उसी को तो प्रतिरोध कहते हैं। जैसे वायर में अगर करंट है, करंट अगर वायर में भेज रहे हैं तो उसको प्रतिरोध क्या करता है, वोल्टेज इधर से धक्का देगा। इसमें मान लीजिए वायर है, वायर तो इधर से क्या करेगा, वोल्टेज इसको धक्का देगा, वोल्टेज धक्का दे रहा है, लेकिन प्रतिरोध क्या करेगा, प्रतिरोध इसको रोकेगा, प्रतिरोध इसको रोकेगा, ये रोकने का काम करता है, ये धक्का देता है। तो बताइए, तो बोल ही रहा था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो पहला क्या है, तार की लंबाई, जितना बड़ा तार होगा प्रतिरोध उसमें ज़्यादा होगा, है ना। लंबा तार ले रहे तो प्रतिरोध भी तो भरा हुआ रहेगा। तार की मोटाई पर, अगर तार जितना मोटा रखेंगे तो वो भी प्रतिरोध को भेजेगा। चालक के पदार्थ के प्रकृति पे, चालक का पदार्थ कैसा आ रहा है, चालक एल्युमिनियम का है कि तांबा का है, वो भी पर डिपेंड करता है। और चालक का टेम्परेचर, आखिर वायर गर्म हो जा रहा है, जैसे पतला तार रहेगा ऊपर लोड ज़्यादा दे देंगे तो वो भी दिक्कत है। तो चालक का टेम्परेचर पर भी प्रतिरोध काम करेगा। तो इस तरह से चालक चार बात पे काम करता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट एकल विस्थापन किसे कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित यौगिक किसे कहते हैं? जैसे में देखिए ये आपका यौगिक है, ये भी आपका यौगिक है। यौगिक कहने का मतलब होता है कि दो तत्व को मिल जाए। जैसे मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर एक तत्व हो गया। जैसे में देखिए ना लोहा, यहाँ पे देखिए कॉपर एक है SO4, ये भी आपका तत्व हो गया। लेकिन जैसे ही दोनों मिला तो यही दोनों मिल करके यौगिक बना दिया, तो यही यौगिक है, ठीक है ना। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो इसी को एकल विस्थापन कहेंगे। मतलब किसी और में चला जाएगा, विस्थापन होगा, अलग चला जाएगा। जैसे देखिए ना कॉपर सल्फेट था, अब इसमें से क्या किया कि सल्फेट निकल गया, इस सल्फेट में से निकला और सल्फेट निकल करके लोहा के साथ बैठ गया। देखिए अब लोहा के साथ बैठा हुआ है ना, जब लोहा के साथ यहाँ पे देखिए लोहा के साथ बैठ गया है, था इस कॉपर में, था किस में था, इसमें कॉपर में था, लेकिन ये कॉपर में से सीधे केकरा में चल गया, ये फेरस वाला में। एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ, इसमें क्या हुआ कि फेरस वाला में चल जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो विस्थापन हो रहा है, तो इसी क्रिया को हम लोग कहेंगे एकल विस्थापन। इसी को क्या कहेंगे दोस्त? एकल विस्थापन। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों? चिप्स वाले जो थैली होता है, मतलब दुकान वगैरह में चिप्स या कुरकुरे लेने जाते हैं। चिप्स तो आजकल हो गया ना कि 5 रुपये का पैकेट भी रहता है, लेकिन उसमें चिप्स मुश्किल से 3 ही मिलता है, 4 ही मिलता है, मतलब 5 में 5 चिप्स। पता नहीं कितना महंगा होगा, भरा हुआ रहेगा, लगता है कि पूरा भरा हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हवा रहता है। और हवा भी कौन हवा रहता है? नाइट्रोजन रहना चाहिए, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में रहेगा तो खराबे हो जाएगा। तो चिप्स की थैली में बोल रहा था कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों? तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस रहती है? तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ताकि चिप्स को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जिससे वो खराब ना हो। ऑक्सीजन जैसे ही चल जाएगा तो खराब हो जाएगा, और जब खराब होगा तो उसका स्वाद और गंध लंबे समय तक नहीं रहेगा। जैसे मैं देखता कुरकुरे अगर दुकान में रहेगा, तो अगर कुरकुरे कोई पैकेट उसका पचका हुआ है तो वो एगो ले लीजिए, और एगो फूला हुआ ले लीजिए, तो देखिए जो पचका हुआ रहेगा पहले उसको खा लीजिए, उसका स्वाद बिल्कुल अलग रहेगा। और जो पैकेट में रहेगा, जो फूला हुआ वाला रहेगा, उसको खाइए, उस वही ओरिजिनल टेस्टी स्वाद होता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस सुरक्षित रखे हुआ है, इसमें ऑक्सीजन घुस के भरा हुआ है। तो इस प्रकार से चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। चलिए अगला है विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग को लिखें। तो विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? तो विरंजक चूर्ण का देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रासायनिक नाम पूछ रहा है, सूत्र पूछ रहा है और उपयोग पूछ रहा है। ये ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, इसमें 3 ही चीज़ पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण भी पूछेगा, तब वो जब पूछेगा ना तो समझ लीजिए कि 5 नंबर में ही पूछेगा। लेकिन ये जब पूछ रहा है तो 2 ही नंबर में है। तो विरंजक चूर्ण क्या है तो समझिए, यह एक हल्के पीले रंग का पाउडर होता है, हल्का पीला टाइप का रहेगा। जैसे हम कैसे देखें आटा मैदा ये सब देखें ना, तो मैदा कैसे होता है? व्हाइट टाइप का, तो वही होता है विरंजक चूर्ण, जो कि पीला कलर का होता है। ठीक है, वो पीला कलर का होगा, ऐसा नहीं कि मैदा को ही विरंजक चूर्ण बोल रहे हैं, वो पीला कलर का होगा, जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड, यही इसका सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए ना सूत्र से नहीं बन रहा, C से कैल्शियम, C से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl से क्लोराइड। तो जिसको CaOCl2 याद रहेगा उसको रासायनिक नाम भी याद हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, चलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्त? तो इसका उपयोग जो होता है वो वस्त्र के उद्योग में होगा, जहाँ कपड़ा बनता है वहाँ पे होगा, कागज़ जहाँ बनता है वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, और जहाँ पे पानी के पीने के लिए जो रहता है वो क्लोरीन गैस, यानी कि पानी के पीने को कीटाणु मुक्त और जीवाणु रहित बनाने के लिए होता है। अगर पानी पीने वाला अगर उसमें कीटाणु है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ विरंजक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। विरंजक चूर्ण को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए 2-3 क्वेश्चन और होगा। विस्थापन और जारण में क्या अंतर है? ये दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। डिफरेंस बताना है कि निस्तापन और जारण क्या है। तो निस्तापन किसे कहते हैं? कि वह प्रक्रिया, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क, अयस्क किसको कहते हैं? कि जो खनिज निकाले और खनिज में से जो अशुद्धि निकाल दे तो वही अयस्क होता है। नीचे से खनिज, मान ली लोहा निकाले तो लोहा एक तरह से खनिज है, और लोहा में से जो मात्रा निकलेगा फालतू वही से क्या कहते हैं? और कहते हैं, यानी कि अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि निस्तापन वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, जो अयस्क हुआ उसको हवा की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे तो जिससे नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ क्या हो जाती है? निकल जाती है। ठीक है ना, उससे जो भी नमी और वाष्पशील जो
वाष्प को सोख लेता है और सोखने के बाद जो अशुद्ध निकलेगा वही वही होता है तुम आपका क्या, निस्तापन। निस्तापन वही तो कह रहा है कि जिसमें, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि निस्तापन वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, अयस्क जो रहेगा हवा वहाँ पर नहीं देना है, हवा को हटा करके टेम्परेचर दे करके गर्म किया जाता है, जिससे नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ निकल जाती है और कार्बोनेट अयस्क धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। वहाँ पे कार्बोनेट जो अयस्क रहेगा वो धातु में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जारन का क्या डिफाइन है, तो जारन समझिए। जारन वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क यानी कि मुख्यतः सल्फाइड अयस्क, अयस्क का मतलब सल्फाइड अयस्क को लेना है, तो सल्फाइड अयस्क को पर्याप्त हवा की उपस्थिति में इसको हवा में गर्म करना, हवा जब रहेगा तब इसको करना है। हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। उसके गलनांक से नीचे मतलब जितना उसको गलने की क्षमता उससे कम टेम्परेचर दिया जाएगा, उससे नीचे टेम्परेचर रखेगा। जैसे मान लो लोहा को गलने का मान लो टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे हल्का नीचे रखेगा। ठीक है ना, कि गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, जिससे वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अशुद्धियाँ निकल जाती है। जारन में क्या होता है कि देखिए, निस्तापन में भी अशुद्धियाँ है, जारन में भी अशुद्धियाँ, लेकिन अशुद्धियाँ निकालने की प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस को हम लोग निस्तापन और जारन कहते हैं। तो निस्तापन में प्रोसेस क्या बोलता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देना है और उसके बाद उसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वहाँ पे देना है, और टेम्परेचर देने के बाद जो पदार्थ निकलेगा ना वही निस्तापन कहा जाएगा, अशुद्धि निकल जाएगा। तो जारन में अशुद्धि कैसे निकलेगा कि यहाँ पे हवा के उपस्थिति में गलनांक, जितना गलनांक हो उससे हल्का नीचे लो रखेंगे और वो गर्म करने के बाद जो ऑक्साइड में बदलेगा ना वही उसका अशुद्धि रहेगा। अब वो अशुद्धि क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, और यह अक्सर सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण क्रिया किसे कहते हैं। तो अब अवक्षेपण क्रिया क्या है कि जब दो विलयन और विलेय और विलायक क्या होता है। तो देखिए, विलयन क्या होता है कि जिसमें कोई भी चीज़ घोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ घोलते हैं, जैसे में जल आपका हो जाएगा विलयन। ठीक है ना, विलयन कहने का मतलब, सॉरी, विलयन का मतलब हो गया जो घोल बन के तैयार हो गया, उसको बोलते हैं विलयन। जैसे में शरबत हो गया विलयन, और विलायक उसको कहते हैं कि जिसमें हम लोग घोल रहे हैं, जिसमें पानी है तो पानी में हम पानी ले लिए तो पानी में रह जाएगा विलायक, पानी में चीनी डाल रहे हैं तो चीनी हो जाएगा विलेय। आई दोनों बन के जो तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं विलयन। तो समझ में आ गया ना, ये तीनों विलयन और विलायक क्या होता है। तो अब इसको समझिए, तो जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो उनके बीच होने वाला रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जिसमें दो विलयन है, जिसमें मान लीजिए कि एक शरबत है, एक सिरप है, एक शरबत ले लीजिए जो मिला हुआ, एक चाय ले लिए, तो बताइए दोनों एक तरह से विलयन है ना, क्योंकि चाय में चीनी है, चाय पत्ती है, ये सब मिला हो तब चाय बना, और इधर शरबत में पानी है, चीनी है, तो ये भी एक तरह से विलयन हो गया, वो भी एक तरह से विलयन हो गया, और वो दोनों को क्या करना है, मिला देना है, वो दोनों को मिला देना है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे शरबत और चाय का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दो विलयन को आपस में, विलयन मतलब समझा रहे थे, ठीक है ना, तो जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो उनके बीच जो रासायनिक अभिक्रिया जो होगा तो उसके परिणाम स्वरूप एक अघुलनशील ठोस बन जाएगा। मतलब जब वो घोलाई घोल को जैसे मिलाएंगे ना तो उसके बाद में नीचे कोई चीज पदार्थ बैठ जाएगा, अघुलनशील ठोस पदार्थ बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में बनने वाले अघुलनशील ठोस को अवक्षेप कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेप। उदाहरण में देख लीजिए कि जब सोडियम सल्फेट को, यानी जब सोडियम सल्फेट के विलयन को, देखिए विलयन किसको किसको लेना, देखिए यहाँ पे विलयन बताया गया, जब सोडियम सल्फेट के विलयन को और बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है। देखिए यहाँ पे मिला था सोडियम सल्फेट, यहाँ पे हम लोग क्या मिला, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे मिला क्या, बेरियम सल्फेट, और दोनों के मिलाए तो मिलाने के बाद एक और बेरियम सल्फेट बन रहा है, बेरियम क्लोराइड मिला था यहाँ पे, तो लास्ट में वो सल्फेट बन जा रहा है। तो जो सल्फेट बनता है ना वो कैसा टाइप का बन रहा है, सफ़ेद अवक्षेप बना रहा है। समझ में आ गया बात। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ ये लास्ट ही है, ठीक है ना। जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखे और जस्ता को उसके अयस्क से निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। तो जस्ता के मुख्य अयस्क कौन कौन है, तो देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्ता का मुख्य अयस्क कौन कौन है, जिंक ब्लेंड ये जस्ता का अयस्क है, कैलेमाइन जस्ता का अयस्क है। तो इसको में इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि इसका सूत्र भी आपसे पूछता है कि जस्ता का मतलब जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, कैलेमाइन का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को सूत्र भी ध्यान में रखना है। तो जस्ता का मुख्य अयस्क ये दोनों है, ठीक है।
तो जस्ता का निष्कर्षण कैसे होता है? तो जिंक ब्लेंड को देखिए, अभी दोनों ये अयस्क था ना, ये दोनों, एक मिनट, ये दोनों जो अयस्क है यही दोनों, ये वाला, तो जिंक ब्लेंड को भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में एवं कैलेमाइन अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। अब देखो जिंक ब्लेंड में, तो जिंक ब्लेंड में अगर बदलना है तो वो भर्जन विधि द्वारा करेगा, भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदल देगा। और कैलेमाइन अयस्क को, क्योंकि इसमें दो दो अयस्क है ना, देखिए, तो जिंक ब्लेंड जो रहेगा, जिंक ब्लेंड को करेगा कौन विधि से? भर्जन विधि से। और कैलेमाइन अयस्क को करेगा कौन विधि से? निस्तापन विधि से। देख रहे हैं ना, आज दोनों विधि द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा। जिंक ब्लेंड जो होगा भर्जन विधि द्वारा, और कैलेमाइन अयस्क होगा उसको निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में क्या कर लेंगे? परिवर्तित कर लेंगे, जो कि यहाँ पे समीकरण आपको दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि अब जो प्राप्त जिंक आएगा, अभी दोनों को जैसे भी क्रिया कराएंगे तो प्राप्त जिंक को कार्बन यानी कि कोयले का चूर्ण, कार्बन मतलब कोयले के चूर्ण के मिश्रण 2:1 में, 2:1 में क्या करते हैं? उच्च तापमान पर गर्म करने पर, यानी गर्म करने पर जस्ता धातु का क्या होता है? प्राप्त होता है। और इस विधि का कार्बन द्वारा अपचयन हो जाता है। यानी कि अब क्या करें कि जिंक ऑक्साइड, इससे जब जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा, ये जो दोनों क्रिया होगा भर्जन और भर्जन द्वारा और निस्तापन द्वारा, तो इससे जो हम लोग क्रिया करवाएंगे तो उससे हम लोग का जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे? कार्बन के मिश्रण, मतलब जिंक ऑक्साइड अगर 2% रहेगा तो कोयला लेना है, मतलब कोयला वाला जो कार्बन है, कार्बन के चूर्ण, वो 1% लेना है। 2 और 1 कहने का मतलब क्या होगा कि जिंक आपका 2 है तो कार्बन आपको 1 है, ठीक है ना। तो ये मतलब जिंक ज़्यादा मात्रा में रखना है। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के मिश्रण में अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो जस्ता धातु का प्राप्त हो जाता है। और इस विधि को कार्बन द्वारा अपचयन कर लिया जाता है। तो दोस्तों यही था आपका क्वेश्चन 59। और हम लोग कैसा आप लोग को वीडियो लगा थोड़ा राय विचार अपना दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हम लोग ये पार्ट आपका 3 था, और हम लोग, आप लोग तैयारी पहले बहुत अच्छा से करिए जितना भी क्वेश्चन हो रहा है। तो कल हम यही कोशिश करेंगे, कल आपका पार्ट 4 भी जल्दी से जल्द आ जाए। आपका पार्ट 3 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे, डेली वीडियो अपलोड हो रही है तो डेली हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी आप लोग को समय कम रहते भर में तैयारी बहुत अच्छा से हो जाए। तो कल हम लोग पार्ट 4 लाने की कोशिश करेंगे। ये तब तक जितना आप लोग करवाया जा रहा है, एक दिन में जितना वीडियो बन रहा है आप लोग को दम याद कर लेना है। अब ऐसा नहीं कि एक बार इकट्ठा करेंगे क्वेश्चन तब याद करेंगे, तो आप लोग के लिए गलत होगा। जितना क्वेश्चन करवा रहे थे एक दिन में उतना को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।